गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी क्या होता है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि भाई इससे आप कैसे बिना पब्लिक आईपी के भी अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, ऐप इंजन को एक्सेस कर सकते हैं, जीकेई को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप में से काफी सारे लोगों ने इसके बारे में कहा था कि सर आईएपी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो देखो, इसका बुनियादी मकसद क्या है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके कुछ जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी डिस्कस कर दूंगा और उसके बाद आपको सीधा लैब करके दिखाऊंगा। जो आपने एज इट इज परफॉर्म कर रही हैं, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। देखो, आईएपी का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें हम क्या करते थे कि हमारा एक गूगल क्लाउड का अकाउंट होता था और जीसीपी अकाउंट के अंदर हम कोई भी रिसोर्स बनाते थे। फॉर एग्जांपल, हम अपनी एक वर्चुअल मशीन बनाते थे, वीएम इंस्टेंस बनाते थे। तो उस वीएम इंस्टेंस को हम इसका एसएसएच लेके उसको एज अ यूजर हम उसका एक्सेस लेते थे। यहाँ पे हमारा यूजर होता था और वो यूजर एसएसएच के थ्रू उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करता था। लेकिन यहाँ पर एसएसएच लेने के लिए ये जरूरी था कि उस वर्चुअल मशीन के पास एक पब्लिक आईपी हो, क्योंकि अगर उसके पास पब्लिक आईपी है तो ही वो इंटरनेट के थ्रू कहीं और से रिमोटली एक्सेस की जा सकती है। आप अपने कंसोल से कर सकते हो उसको बिना पब्लिक आईपी के भी, लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं, आप फॉर एग्जांपल आपकी वर्चुअल मशीन गूगल क्लाउड में है और आप यहां पर दिल्ली के अंदर है, मुंबई में है, या आप किसी और कंट्री में बैठे हैं, तो आपने अपनी वीएम का एक्सेस लेना है। आप कैसे लेंगे? रिमोटली उसका एसएसएच के थ्रू एक्सेस लेने के लिए, एसएसएच उस केस में जिस केस में आप लिनक्स मशीन चला रहे हैं, अगर आप विंडोज चला रहे हैं तो आपको आरडीपी लेना पड़ेगा। तो वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि एसएसएच लेना है या आरडीपी लेना है, बट ये मैंडेटरी है कि वर्चुअल मशीन के पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक रिस्क है, अगर आपने पब्लिक आईपी वर्चुअल मशीन को दे दी तो ये एक रिस्क है कि यार वो जो पब्लिक आईपी है उसके थ्रू कोई भी उस वीएम तक पहुंच सकता है। वो अगर पब्लिक आईपी किसी और के पास है, किसी और को मिल जाती है, तो वो भी उसको इस्तेमाल करके उस वर्चुअल मशीन तक पहुंच सकता है। यहां पर मामला थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर हम अपने वीएम को ओपनली पब्लिक आईपी दे देते हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आप ये कर सकते हैं कि आप यूजर और अपनी वर्चुअल मशीन के बीच में एक वीपीएन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आप वीपीएन एस्टैब्लिश कर देते हैं तो क्या होगा, तो आप सिक्योरली कनेक्ट हो पाएंगे, आप सिक्योरली अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है कि वीपीएन को इस्तेमाल करने से आप ग्रैन्युलर परमिशंस नहीं दे सकते। ग्रैन्युलर परमिशन का मतलब यह कि वीपीएन के थ्रू वो सारी चीजों का कंट्रोल मिलेगा उसे, ना सिर्फ इस वीएम का, लेकिन वो यूएन जो यूजर है जिसको भी आपने वीपीएन के थ्रू एक्सेस दिया है, वो बाकी रिसोर्सेज को भी देख पाएगा। अगर यहां पे कुछ और बने हुए हैं उनको भी एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि वीपीएन जो एक्सेस दिया गया है वो एक फलाना स्पेसिफिक चीज पर दिया गया, पूरे गूगल क्लाउड के उस पे दिया जाता है, आपके एक पूरे नेटवर्क पे दिया जाता है। तो ये एक रिस्की हो जाता है क्योंकि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। तो यहां पे जो आपका नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क का एक्सेस आप उस यूजर को दे देते हो, जबकि आप ये नहीं चाहते। आप ये चाहते हो कि मैं खाली उसको, अगर मेरे यहां 10 वीएम बने हुए हैं तो मैं 10 में से सिर्फ वीएम 1 का एक्सेस देना चाहता हूं, मैं बाकी 9 को नहीं एक्सेस देना चाहता। मैं चाहता हूं वो बंदा सिर्फ वीएम 1 को एक्सेस कर सके, बाकी जितनी वीएम है उससे उसका कोई लेना देना नहीं रहे। ऐसे में मेरे को कुछ और सिक्योर मेथड चाहिए जहां पे मैं पब्लिक आईपी का भी इस्तेमाल ना करूं, जहां पर मैं वीपीएन का भी इस्तेमाल ना करूं, और उसके बावजूद मेरा जो यूजर है वो मेरे वीएम को एक्सेस कर पाए। ऐसे में एक तरीका गूगल क्लाउड के पास है। लगभग हर क्लाउड के पास अलग अलग सर्विस होती है, लेकिन जीसीपी के अंदर उस सर्विस को, जिसकी हेल्प से आप वीएम को प्राइवेटली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी, आपको पब्लिक आईपी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कहते हैं आईएपी। यहां पर आपको आईएपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और विद द हेल्प ऑफ आईएपी आप अपनी वीएम को प्राइवेट आईपी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल,
क्योंकि प्राइवेट आईपी तो इंटरनेट पे जा ही नहीं सकती, तो मैं कैसे प्राइवेट आईपी के थ्रू वीएम को एक्सेस कर सकता हूं? ये तो अजीब सी बात है, क्योंकि प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे ट्रैवल नहीं करती है, राउटर्स प्राइवेट आईपी को नहीं समझते हैं। तो यहां पर सवाल ये आता है कि फिर ये अगर प्राइवेट आईपी तो बहुत लोगों की हो सकती है सेम प्राइवेट आईपी, तो फिर कैसे मैं उस वीएम को एक्सेस कर पाऊंगा? तो यहां पे जवाब ये है, जो आईएपी होता है ना, उसका खुद का एक पब्लिक आईपी होता है। तो बेसिकली आप उस आईएपी के थ्रू कनेक्ट होते हो, तो आईएपी के साथ आप पब्लिक आईपी के थ्रू कनेक्टेड होते हो, और आईएपी आगे आपको उस वीएम तक लेकर जाएगा उस प्राइवेट आईपी पे। तो यहां पे एक पब्लिक आईपी इन्वॉल्व होती है, बट वो आईएपी के पास होती है, वो वीएम की नहीं होती। वीएम अपना प्राइवेट आईपी के थ्रू ही कम्युनिकेट होता है। तो कहने का मतलब वीएम यहां पर आईएपी के साथ कनेक्ट होगा और आईएपी यहां पर यूजर के साथ कनेक्ट होगा, ये एक मीडिएटर की तरह काम करेगा। तो आप आईएपी के साथ एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लोगे और आईएपी वीएम के साथ एस्टैब्लिश कर लेगा, तो वो आपकी बात कराएगा और प्राइवेटली बात कराएगा। तो यहां पर कहीं भी पब्लिक आईपी वीएम की इन्वॉल्व नहीं हो रही है, एक्सपोज्ड नहीं हो रही है। दूसरा बड़ा बेनिफिट यह होता है कि यूजर जो होता है सिर्फ इसी वीएम को एक्सेस कर पाएगा। यहां पे और क्या चल रहा है इस जीसीपी के अंदर, कौन कौन से ऐप इंजन चल रहे हैं, कौन सी वर्चुअल मशीन चल रही है, उसके पास उनका कोई भी एक्सेस नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे आज की लैब में हम यही करके देखने वाले हैं। मैं आपको प्रॉपरली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना पब्लिक आईपी के, हम एक वीएम बनाएंगे, उसको कोई पब्लिक आईपी नहीं देंगे, उसके बाद हम एक आईएएम यूजर क्रिएट करेंगे जो कि ये वाला यूजर की तरह काम करेगा, कि हमें एक यूजर बनाना पड़ेगा जिसको हम ये एक्सेस देना चाहते हैं इस वीएम का। तो हम पहले एक आईएएम यूजर बनाएंगे और देखेंगे कि वो यूजर प्राइवेट आईपी के थ्रू क्या वीएम को एक्सेस कर पाता है या नहीं। तो ये एक बेहद दिलचस्प लैब होने वाली है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसकी जो बुनियादी बातें हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए याद रखनी है, एग्जाम के लिए याद रखनी है, वो यहां पे डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद चलते हैं सीधा लैब के ऊपर। अब यहां पर मैंने आईएपी के बारे में कुछ बुनियादी बातें लिखी हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट बातें लिख दी है। जैसे कि आईएपी लेट्स यू एस्टैब्लिश अ सेंट्रल ऑथराइजेशन लेयर फॉर एप्लीकेशंस एक्सेस्ड बाय एचटीटीपीएस, सो यू कैन यूज एप्लीकेशन लेवल एक्सेस कंट्रोल मॉडल इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन नेटवर्क लेवल फायरवॉल्स। तो बजाय नेटवर्क लेवल फायरवॉल्स पे भरोसा करने के, क्योंकि फायरवॉल्स उस लेवल का कंट्रोल नहीं लगा सकती हैं। अगर आप बात करें ऐप इंजन की या अगर आप बात करें जीकेई की, तो वहां पर आईएपी या फायरवॉल इस तरीके से काम नहीं करती है। वहां पर बहुत सारे मेथड्स हैं उनको बाईपास करने के, इवन आईएपी को बाईपास करने के। तो आईएपी लेकिन आपको ये कंट्रोल देता है कि आप कैसे अपने स्पेसिफिक रिसोर्स को ही या फिर उसका ही एक्सेस आप देना चाहते हैं किसी को। तो ये पॉसिबल है, बट इसके कुछ इफ एंड बट भी है जिसकी हम बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे। हाउ आईएपी वर्क्स व्हेन एन एप्लीकेशन और रिसोर्स इज प्रोटेक्टेड बाय आईएपी। ये कहते हैं जब भी आपने किसी पे आईएपी का प्रोटेक्शन लगाया हुआ है कि यार इसको पब्लिक आईपी नहीं देते और इसको आईएपी के थ्रू ही बंदा एक्सेस कर सकता है, जिसको हमने ये परमिशन दी होगी कि वो एक्सेस कर पाए, जिस भी यूजर को ये परमिशन दी है। तो अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो इट कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू द प्रॉक्सी बाय प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल क्या होता है आईएएम के अंदर, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनमें यूजर भी हो सकता है। तो फिर वो यूजर उसको एक्सेस कर पाएगा who have the correct identity, जिसको परमिशन दी गई है, जिसको अलाउ किया गया है, जिसको वो रोल मिला हुआ है कि वो इसको एक्सेस कर सके। तो ये बात यहां पर लिखी है। When a user try to access an IAP secured resource, जब भी यूजर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा ऐसे रिसोर्स को जो आईएपी के थ्रू सिक्योर्ड है, तो आईएपी क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को करेगा। आपसे कहेगा कि अपने दोबारा से आईडी पासवर्ड को एंटर करिए, आप लॉग इन करिए। अगर वो यूजर ऑथराइज्ड है, उसको पता चल गया हाँ इस यूजर को मैंने अलाउ किया हुआ है, वो आईएपी के अंदर वो डेटा एंट्री है, उसको वो परमिशन मिली हुई है, तो वो फिर चेक करेगा उसके ऑथराइजेशन में जाके कि इसको कौन कौन सी परमिशन या क्या करने के लिए हमने इसको कहा हुआ है। तो देखिए यही मॉडल यहां पर समझाया है। जो बात यहां लिखी है कि अगर एक यूजर रिक्वेस्ट करता है अपने, फॉर एग्जांपल लोड बैलेंसर लगा हुआ है और उसके थ्रू वो वीएम तक जाना चाहता है, तो और क्लाउड आईएपी अगर आपने इनेबल किया हुआ है, आपने इस वीएम पे जो कि यहां बनी है ये क्लाउड आईएपी के थ्रू ही एक्सेस की जा सकती है, तो फिर रिक्वेस्ट इस तरीके से फ्लो करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी रिक्वेस्ट आईएपी के पास जाएगी क्योंकि आपने आईएपी को इनेबल किया हुआ है इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। और आईएपी सबसे पहले क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। कैसे, साइन इन करवाएगा, आपसे बोलेगा आप साइन इन करिए। जब मैं लैब करूंगा तो मुझे साइन इन करना पड़ेगा अपने यूजर का आईडी पासवर्ड डाल के। जब मैं सही आईडी पासवर्ड डालूंगा, एंटर करूंगा और वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो फिर ये चेक करेगा कि मुझे क्या रोल एंड परमिशन
परमिशंस मिले हुए हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं वहां पे रोल में उसका रोल डिफाइन करूंगा कि ये बंदा IAP यूजर बन सकता है। परमिशंस में मैं उसको SSH अलाउ करूंगा कि भैया ये SSH कर सके या और कोई काम कर सके, वो सारी चीजें मैं डिफाइन कर दूंगा। और उसके बाद वो देखेगा कि अच्छा ये बंदा इसका SSH ले सकता है इस फलाना वर्चुअल मशीन का। तब फायरवॉल में अगर आपने वो रूल क्रिएट किया हुआ है SSH करना है, तो SSH के लिए आपने कोई वेब का काम करना है, आपने 80 नंबर पोर्ट पे कुछ करना है, तो वो फिर फायरवॉल के थ्रू वो सारी चीजें जाएंगी। तो फायरवॉल पे भी वो पोर्ट नंबर अलाउ होना चाहिए। अगर वो फायरवॉल पे पोर्ट नंबर अलाउ है तो वो आपको उस VM का SSH करने देगा और उस पर चल रही ऐप को आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो होता है। अगर आप बिना क्लाउड IAP के जाते हो तो फिर ये सारा झमेला नहीं होता, सीधा आप SSH कर लेते हो अपने फायरवॉल के थ्रू, बस पोर्ट अलाउ होना चाहिए, आप VM को एक्सेस कर लेते हो। उस केस में आप डायरेक्ट SSH करते हो फायरवॉल के थ्रू। ये पूरा केस नहीं होता। ये पूरा सिनेरियो तब आएगा बीच वाला जब क्लाउड IAP को इनेबल किया जाएगा। इसके अलावा आप बाईपास भी कर सकते हो, HTTP रिक्वेस्ट बाईपासिंग लोड बैलेंसर। तो आप SSH कर सकते हो, HTTP रिक्वेस्ट को बाईपास कर सकते हो। ये बाकी के अलग केसेस हैं जिनकी हमें बात नहीं करनी, हमें इस केस की बात करनी है जहां पे क्लाउड IAP सिनेरियो में काम कर रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये एक एक्स्ट्रा काम है जो हमें करना पड़ता है। आई होप आपको यहां पे बात समझ आ रही होगी। अब कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर सीधा चलते हैं लैब के ऊपर। IAP पे काम करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिनमें की पहली बात है कि IAP VPN का इस्तेमाल नहीं करता है। IAP अपने काम को करने के लिए किसी भी तरीके से VPN को इन्वॉल्व नहीं करता है, या इस पूरे सिनेरियो में VPN कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है। IAP अलाउ एक्सेस टू वेब एप्स फ्रॉम एनीवेयर। IAP के थ्रू भी आप अपनी वेब एप्स को, अपने रिसोर्सेज को, चाहे फिर वो GKE है, आपका कंप्यूट इंजन है या कुछ और है, उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक जगह से या उधर ही कनेक्टिविटी से ही कर सकते, कहीं से भी कर सकते हैं। IAP फॉलो द जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। IAP कहता है मैं किसी पर कोई ट्रस्ट नहीं करूंगा। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल है, यानी जितना आपको परमिशन दिया गया है सिर्फ उस हद तक के ही रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए वो आपको अनुमति देता है, उससे फालतू आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। IAP जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल पे काम करता है, यानी कि जितना आप परमिशन लिखेंगे देंगे, जितने रोल आप डिफाइन करेंगे, जो परमिशन आप डिफाइन करेंगे, सिर्फ उसी हद तक वो रिसोर्स को यूजर इस्तेमाल कर पाएगा। IAP सपोर्ट गूगल वर्कस्पेस अकाउंट। आप IAP गूगल वर्कस्पेस अकाउंट अगर किसी का है तो वो भी IAP को एक्सेस कर सकता है। इवन ओथ के थ्रू भी कर सकता है, ओथ 2.0 के थ्रू भी कर सकता है। आप माइक्रोसॉफ्ट की AD को थ्रू भी आप कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई AD के थ्रू यूजर है या वो चीजें, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो IAP के थ्रू इसको इस्तेमाल कर पाए। IAP वर्क फॉर ऐप इंजन। IAP हर चीज के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हर सर्विस को आप IAP के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। IAP ऐप इंजन के साथ यूज किया जा सकता है, क्लाउड रन के साथ यूज किया जा सकता है, कंप्यूट इंजन के साथ यूज किया जा सकता है, कुबरनेटिस इंजन के साथ यूज किया जा सकता है, और ऑन प्रमाइसिस के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी के बारे में। इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी जिसके थ्रू आप अपने रिसोर्सेज को प्राइवेटली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने कर ली हैं। अब चलते हैं सीधा लैब पे और इसको करके देखते हैं। इसको करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाएगा, नो नीड टू वरी। और यही वो बुनियादी बातें हैं जो आपको एक अच्छा क्लाउड इंजीनियर बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलते हैं सीधा लैब पे और इसे करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए अपने लैब के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले हम एक VM बना लेते हैं। तो कंप्यूट इंजन में आपने आना है और यहाँ पर आप VM इंस्टेंसेस पर आ जाएं। यहाँ आपको क्रिएट इंस्टेंसेस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप इंस्टेंस का जो भी नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देना चाहता हूँ प्राइवेट VM, क्योंकि मैं इस वर्चुअल मशीन को पब्लिक IP नहीं दूंगा। तो यहाँ पर रीजन जो दे रखा है यही रहने दें, बाकी कहीं और बनाना है कहीं और बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीरीज़ आप यहाँ पर N1 ले लें ताकि थोड़ा सस्ता हो जाए। आप इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं, 25 ही आ रही है, खैर उसकी भी इतनी आ रही थी तकरीबन, बट अभी और कम हो जाएगी। हम पब्लिक IP को भी यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इसको IAP के थ्रू एक्सेस करना है तो हम इसकी पब्लिक IP हटा देंगे। बाकी इसमें जो भी इमेज है, जो साइज़ है, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर्विस अकाउंट भी जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दें। फायरवॉल पे अभी नहीं जाना है। यहाँ नेटवर्किंग के ऑप्शन में आइए
और यहाँ पर जब आप ये डिफ़ॉल्ट वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो वीपीसी लेना है वो तो डिफ़ॉल्ट लेना है, सबनेट भी आपको यही लेना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंटरनल आईपी और ये है एक्सटर्नल आईपी। तो इंटरनल तो हमें देनी है जो कि ऑटोमेटिक है अभी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल की बात करें तो ये हम इसको नहीं देंगे, इसको आपको नन करना है, याद रखिएगा। एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस आपका नन होना चाहिए, यानी हम इसको पब्लिक आईपी नहीं दे रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपली इसको क्रिएट पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर जो VM है वो क्रिएट हो चुकी है। आपके फायरवॉल के अंदर अगर मैं इस VM में जाऊं तो मैं देखूंगा कि इसके फायरवॉल में अभी SSH भी अलाउ नहीं है। तो अगर मेरे पास पब्लिक आईपी होती तो भी मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाता। तो पहले मैं फायरवॉल रूल भी इसका बना लेता हूं सो दैट पहले वो काम पूरा हो तो फिर हम ये टेस्ट करेंगे कि क्या ये एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है या वॉट एवर, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे VPC में आते हैं, VPC नेटवर्क में, और यहाँ पे फायरवॉल पे जाते हैं। अभी अगर हम बात करें तो हमारे डिफ़ॉल्ट VPC के साथ HTTP, HTTPS, ICMP अलाउ है, RDP, SSH अलाउ है। लेकिन जो हमें हमारा फायरवॉल रूल है वो हमें यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा इसके लिए, और इसको मैं नाम दे देता हूँ माई रूल, ठीक है। यहाँ पे मैं ये रूल का नाम देता हूँ। प्रायोरिटी जो भी आ रही है इसको ही रहने दें। टारगेट में मैं कहूँगा ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क, और सोर्स फिल्टर में मैं कहूँगा IPv4 रेंज, और यहाँ पर रेंज लेनी है 0.0.0.0, ये आपको लेनी पड़ेगी रेंज। और मैं कहता हूँ भाई कहीं से भी ट्रैफिक आए तो आप उसको अलाउ कर दें, और अलाउ किसके लिए करना है, किस काम के लिए करना है, तो वो मैंने करना है SSH के लिए। तो यहाँ पर आप ये एक और रूल बना के एक रूल जो है वो बना दें। तो यहाँ पर मैंने एक और रूल ये मेरा बना दिया है। तो आप देख सकते हैं माई रूल इनग्रेस, तो ये मेरा TCP 22 के लिए मैंने एक रूल बना दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने कंप्यूट इंस्टेंस पे, VM इंस्टेंस पे, और इसका SSH लेके देखता हूँ क्या मैं अभी इसका SSH ले पाऊंगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं मैं इसका SSH ले पा रहा हूं। क्यों ले पा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे गूगल क्लाउड के अंदर ही है मशीन, और मैं उसके अंदर से ही, अब क्योंकि मैं खुद एक ओनर हूं और मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं, तो क्लाउड के अंदर से ही मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसे कहीं बाहर से एक्सेस करना चाहूं तो क्या अभी मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि भाई ये जो मेरी VM है ये इसके पास कोई एक्सटर्नल IP नहीं है। तो इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। यहाँ पर आप GCP CLI क्लिक करें। GCP CLI इंस्टॉल करके एक आपके पास सजेशन आएगा, इंस्टॉल द Gcloud CLI। आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर विंडोज़ आपका जो भी है, मैक है, अगर आप मैक चला रहे हैं तो मैक में आपको मैक को इंस्टॉल करने को आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो विंडोज़ के लिए आएगा। तो यहाँ पे विंडोज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आई विल शो यू, कहाँ गया, ये रहा गूगल क्लाउड CLI इंस्टॉलर। आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें आपका GCP का जो क्लाउड SDK है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन करना है, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, आई एग्री करना है, सिंगल यूज़र, प्लीज़ सिलेक्ट इंस्टॉल टाइप सिंगल यूज़र भूपी या फिर ऑल यूज़र्स आपको करना है। तो सिंगल यूज़र कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और सारी चीज़ें ऐसे ही रहते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो तकरीबन आधा घंटा इसको इंस्टॉल होने में लगा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया अपडेट डन, दिस विल इंस्टॉल ऑल कोर कमांड लाइन टूल नेसेसरी फॉर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से कुछ आया है और इसको आधा घंटा लगा है और एक अच्छा खासा लंबा टाइम लगा है। तो आप लोग पेशेंस रखिएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके के कुछ शॉर्टकट्स के लिए कह रहा है, मैं कहता हूँ ठीक है ये सब बना दो आप, और मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये आ गया देखिए यहाँ पर, और ये कुछ इस तरीके का अपने आप CMD ओपन हुआ है, चेकिंग नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। ये कहता है यू मस्ट लॉग इन टू कंटिन्यू, वुड यू लाइक टू लॉग इन। अगर मैं येस करूँगा तो ये मुझे लॉग इन करने के लिए कहेगा, आप देख सकते हैं।
तो ये मुझे लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो इसको अब हम थोड़ी देर में करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये CLI इंस्टॉल कर दिया है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम CLI के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझा रखा है कि IAP को करने के लिए भाई अगर मैं किसी यूज़र को एक्सेस देना चाहता हूँ तो मेरे पास एक यूज़र होना चाहिए। तो मैं पहले एक यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक यूज़र हम बनाते हैं। यहाँ पे ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू प्रिंसिपल में एक यूज़र बनाने के लिए आपको एक जीमेल आईडी चाहिए होगी। मैं एज़्योर 16 अप्रैल करके एक जीमेल आईडी है मेरे पास, मैं ये ले लेता हूँ। और यहाँ पे रोल असाइन करना है आपको, तो आपको इसे IAP का रोल बेसिकली देना पड़ेगा। तो अगर आप अभी नहीं देना चाहते तो आप इसको जस्ट यहाँ पे बेसिक में जाके व्यूअर का रोल दे दें फ़िलहाल के लिए, कोई मसला नहीं है, सेव कर दें। ठीक है, अभी मैंने एक यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर दिया एज़्योर 16 अप्रैल के नाम से। अब इसी को मुझे एक्सेस देना है कि भाई ये बंदा जो है ये मेरी VM को प्राइवेट IP के थ्रू एक्सेस कर सकता है, पूरी दुनिया में कहीं भी हो ये एक्सेस कर सकता है। मैं ये परमिशन इसको देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा अपनी VM पे, बल्कि आप यहाँ ना जाके बल्कि आप एक काम करें, आप IAM में आ जाएं और यहाँ पे ना आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एप्लीकेशंस, SSH एंड TCP रिसोर्सेज एंड कनेक्टर। आपको SSH एंड TCP रिसोर्सेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे देखो प्राइवेट VM के आगे एक वार्निंग लिखी आ रही है। ये वार्निंग क्या है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है योर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन नीड्स टू मेक श्योर दैट IAP कैन सक्सेसफुली कनेक्ट टू द इंडिविजुअल VM। यानी फायरवॉल को मैंने अभी IAP के अकॉर्डिंग नहीं सेटअप किया है। तो देखिए ये है मेरी, अगर मुझे IAP के थ्रू एक्सेस करना है तो ये है मेरी वो IP जिसके थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इस IP को कॉपी करना है और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे नोट पैड पर लिख लेता हूँ। और ये मेरी VM की IP नहीं है, ये IAP के थ्रू मैं कर रहा हूँ। तो ये IAP की मेरी IP है, ये एक आप कह लें कि पब्लिक IP है जिसके थ्रू IAP मुझे कनेक्ट कराएगा मेरी VM के साथ। ठीक है, तो देखिए लिखा भी है यू माइट नॉट बी अलाउइंग योर ऑल ट्रैफिक फ्रॉम IAP टू योर VM। तो एडिट फायरवॉल रूल में आप जाइए। अब यहां पर आप एक रूल ऐड कर लीजिए, क्रिएट फायरवॉल रूल। यहां पर आप लिखिए IAP रूल, इस नाम से बना दीजिए और यहां पर आपका डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में ही, क्योंकि हमने VM बनाया है तो हमें वही लेना है। स्पेसिफाइड टारगेट में आप ऑल इंस्टांसेस इन द नेटवर्क कर दें। सोर्स फिल्टर में आप IPv4 रेंजेस कर दें और यहाँ पर वो IP पेस्ट कर दें जिसके थ्रू आपने VM को एक्सेस कराना है IAP के थ्रू। तो ये मेरी IAP की IP है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कराना चाहता हूँ, मैं क्या एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं अपने VM का SSH लेकर देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं SSH या पोर्ट नंबर, सॉरी मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 22, तो मैं पोर्ट नंबर 22 पे SSH करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो अब इस रूल के थ्रू मैं अपनी VM का SSH ले पाऊंगा, यानी कि वो यूज़र उसका SSH ले पाएगा। इसके लिए अब उस यूज़र को जो है मुझे मैंने यहाँ पे कर दिया ये काम। अब एक काम छोटा सा और मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे IAM में आना है और यहाँ पर मैं जाऊँगा इसके आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी पे। यहाँ पर मुझे SSH एंड TCP रिसोर्सेज में आना है, इस VM को सेलेक्ट करना है और अभी देखें राइट साइड पे मेरे पास आ रहा है कि अभी इस VM को सिर्फ ऑनर एक्सेस कर सकता है। तो मैं इसका एक्सेस एक और पर्सन को देना चाहता हूं। तो यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा एज़्योर 16 अप्रैल और @gmail.com, ये मैंने कर दिया है। और अब मैं इसको IAP के थ्रू, क्लाउड IAP के थ्रू मैं यहाँ पे IAP सिक्योर टनल यूज़र इसको बना दूंगा। ये परमिशन इसको रोल में दे दूंगा कि भाई एक सिक्योर टनल के थ्रू मेरी जो प्राइवेट VM है ये जो इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे ये परमिशन मैंने इसको दे दी है दोस्तों। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आप यहाँ पर अपने कंप्यूट इंजन में आ जाएं, इसके VM इंस्टेंस पे आ जाएं और यहाँ जो आपके पास ये प्राइवेट IP है आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर मैं अगर अब अपना गूगल SDK जो मेरा है, मैं यहाँ पर आ जाऊँ, गूगल क्लाउड SDK शेल अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर ये मेरा ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। ओके,
तो यहां पर आप पहले ये कमांड चला लें, gcloud auth login। तो ये देखिए पहले लॉगिन मुझे करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे एज्योर वाले से करूँगा क्योंकि मैंने यूज़र एज्योर 16 जुलाई बनाया, 16 अप्रैल बनाया है, नॉट जुलाई। तो मैं यहाँ पे एज्योर 16 अप्रैल है मेरे पास कि नहीं है, चले नहीं है तो मैं अनदर अकाउंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एज्योर 16 अप्रैल और इसको नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेरा ऑथेंटिकेट हो गया। ये देखें गूगल क्लाउड एसडीके वांट्स टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट, मैं कहता हूँ अलाउ कर दो और अब आप अपने क्लाउड शेल पे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आपके पास ऑटोमेटिकली ये ऑथ हो गया है, लॉगिन हो गया है। अभी ये जस्ट यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर देगा और कहेगा कि ठीक है भैया आप अब CLI के थ्रू भी काम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस कमांड को, जो मैंने यहाँ पे मेरी ये VM की कमांड है, इसको कॉपी करना है और सिंपली इसको कॉपी करके मुझे यहाँ इस CLI में पेस्ट करके एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं ये कुछ वार्निंग्स आ रही हैं। उसके बाद मैं इसको यस करता हूँ। ये SSH मेटा डेटा अपडेटिंग कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मैं इस यूज़र से इस VM को एक्सेस कर पाऊँगा। तो ये कुछ एरर आ रहा है मेरे इसमें, मैं दोबारा इस कमांड को चलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक एरर दे रहा है कि रिक्वायर्ड है compute.instances.set metadata permission। तो मुझे ये परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये परमिशंस मुझे देनी है। तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे, इसे क्लोज़ करते हैं और इस यूज़र को एक और परमिशन देते हैं जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे IAM में जाएं, IAM में आप IAM पे आ जाएं, रोल पे आ जाएं और यहाँ आपको जो एक रोल बनाना है, इस रोल में आपको जो परमिशन देनी है वो भी मैं दिखा देता हूँ। परमिशन देनी है आपको compute.instances.set metadata, ये परमिशन आपको देनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इसको नाम भी दे देता हूँ, compute रोल कुछ ऐसे करके नाम दे देते हैं। ऐड परमिशन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा compute.instances.set metadata। यस, ये आ गया। इसको आपको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करिए, ऐड करिए, ये आपका ऐड हो गया। आप यहाँ पर इस रोल को क्रिएट कर दीजिए। ये रोल आपका कंप्यूट रोल क्रिएट हो गया है। अब आप इसको अटैच कर दीजिए अपने IAM रोल इस यूज़र के साथ। तो ये मेरा एज्योर जो यूज़र है, मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पे एक और रोल ऐड करता हूँ जो कि मेरा कस्टम रोल है, कंप्यूट रोल के नाम से। इसको सेव कर देता हूँ। नाउ लेट अस ट्राई अगेन। पॉलिसी अपडेट हो चुकी है, लेट्स ट्राई अगेन। मैं दोबारा इस कमांड को चलाता हूँ। अब की बार ये कह रहा है कि द यूज़र डज नॉट हैव एक्सेस टू सर्विस अकाउंट दिस वन, आस्क अ प्रोजेक्ट ओनर टू ग्रांट यू द IAM.service account यूज़र रोल ऑन द सर्विस अकाउंट। तो अब ये मुझे एक और जो है आपको रोल देना पड़ेगा, IAM.service account यूज़र रोल। तो दोबारा से मैं यहाँ पे आता हूँ और देखिए इसी तरीके से ट्रबल शूटिंग की जाती है। सीधा IAM में जाएं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, एडिट कर लें, बेसिकली सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको आप एडिट करें और यहाँ पे आप इसको एक और रोल ऐड कर दें और यहाँ पर इसको रोल दे दें सर्विस अकाउंट का और यहाँ पर आप इसको सर्विस अकाउंट यूज़र रोल दे दें। ठीक है, इसको सेव कर दें आप। तो मैंने यहाँ पे एक रोल और लगा दिया है। नाउ लेट्स ट्राई अगेन। सो ये कुछ यहाँ पर देखिए ये हो गया है एंड मेरे यहाँ पर ये इसको ओपन कर रहा है, यूज़र नेम भुप्पी एंड भुप्पी@private VM। परफेक्ट। तो अब मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको करूँ sudo su और यहाँ पर मैं देखूँ IP
config, so sorry, ls करते हैं, नथिंग इज देयर, एंड यहाँ पे अगर मैं करूँ lsblk तो मुझे मेरी स्टोरेज साइज भी 10 GB का नज़र आ रहा है, यानी कि मेरी ये वही VM है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे बस कमांड चला दीजिए IPADDR, और देखिए ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है भैया देखें आपकी जो IP है वो कुछ ये वाली है लूप बैक के लिए, और यहाँ पर आपको मिली हुई है 10.128 के नेटवर्क में कौन सी IP है, लेट मी चेक, 10.128.0.16 परफेक्ट है। तो यही आपको IP यहाँ पर मिली है, आप देख सकते हैं, तो यही IP आपके पास है। तो ये IP मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी मैं इसी मशीन के अंदर हूँ और वो भी प्राइवेटली, ठीक है। याद रखिएगा पुट्टी के थ्रू आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि पुट्टी के थ्रू एक्सेस करने के लिए पब्लिक IP चाहिए होती है। तो आप क्या करेंगे, जिस भी यूज़र ने इसको एक्सेस करना है उसने फिर ये CLI के थ्रू ही करना पड़ेगा, जो ये मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया है। इस तरीके से आप इसे एक्सेस करें, हो जाएगा। जो एरर आते हैं अगर एक्सेस करते टाइम तो वो रोल असाइन कर दीजिएगा, वो कुछ रिक्वायर्ड रोल्स होते हैं जो करने पड़ेंगे, और वो ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। अगर आप वो कर पाए तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसे कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और जो लोग IAP पढ़ना चाहते थे, जो काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि सर IAP पढ़ा दो IAP पढ़ा दो, तो उनको भी ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम प्राइवेट IP को SSH ले सकते हैं, प्राइवेट IP के थ्रू SSH कर सकते हैं, कोई सी यूज़र को परमिशन दे सकते हैं ये काम करने की। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लैब अच्छे से समझ आ गई होगी, IAP का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों की शिकायत हमेशा से लाजमी रही है, लेकिन मैं हमेशा बस बात को इसी चीज़ से माफ़ी मांग लेता हूँ कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और वजह यह है दोस्तों कि आप में से कुछ लोगों को मालूम है, इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट भी किया था, आप सबकी दुआएं मोहब्बत से ऊपर वाले ने एक बच्चे का बाप बना दिया है, और उसी की जिम्मेदारियों की वजह से अब मैं शायद वीडियोस पर उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल माइंड भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बच्चे को भी संभालना और कई सारे काम होते हैं जिसमें मैं उलझा हुआ हूँ। तो माफ़ी चाह सकता हूँ बस आपसे, और आई कैन अंडरस्टैंड जो लोग मुझ पर ही डिपेंडेंट हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा, बट मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं मुझे नज़र आ रहा है कि मैं क्या आपको कहूँ, बट आई विल ट्राई कि GCP को मैं पहले जल्दी फिनिश कर दूं, और फिर टेराफॉर्म की भी जो सीरीज स्टार्ट करी है कुछ लेक्चर्स उसमें भी मैं ऐड ऑन कर सकूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा यार, लेकिन माफ़ी आप ज़रूर दीजिएगा और दुआएं भी दीजिएगा कि जो बच्चा इस दुनिया में आया है उसको आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और चलिए एज यूजुअल बात को किसी खूबसूरत गज़ल के साथ ख़त्म करते हैं। गज़ल आज आपको सुनाना चाहूँगा जॉन एलिया साहिब की, जो मैंने भी पहली बार सुनी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, और वो यूं थी कि ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो है वो एक ख्वाब बेताबीर, इसको भुला देने की नीयत है, नहीं तो किसी के बिन किसी की याद के बिन, किसी के बिन किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है, नहीं तो किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ तो कुछ दिन से ये हालत है, नहीं तो तुझे जिसने कहीं का भी नहीं रखा वो एक जाती सी वहशत है, नहीं तो तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, तुझे भी इस पर हैरत है, नहीं तो हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, तुझे इस पर नदामत है, नहीं तो वो दरवेशी जो तज कर आ गया, वो दरवेशी जो तज कर आ गया, तू यह दौलत उसकी कीमत है, नहीं तो हुआ जो कुछ यही मकसूम था क्या, हुआ जो कुछ यही मकसूम था क्या, यही सारी हिकायत है, नहीं तो
अजियतनाक उम्मीदों से तुझको, अजियतनाक उम्मीदों से तुझको अमन पाने की हसरत है, नहीं तो तू रहता है ख्यालो ख्वाब में गम, तू रहता है ख्यालो ख्वाब में गम, तो इस वजह से फुर्सत है, नहीं तो वहां वालों से है इतनी मोहब्बत, वहां वालों से है इतनी मोहब्बत, यहां वालों से नफरत है, नहीं तो सबब जो इस जुदाई का बना है, सबब जो इस जुदाई का बना है, वो मुझसे खूबसूरत है, नहीं तो ये उनकी मुझे एक बड़ी एक नई गज़ल है जो मैंने भी पहली बार सुनी। हो सकता है मैं उतना बेहतरी से आपको नहीं सुना पाया, बट बहुत खूबसूरत है। अगर YouTube पे मिले तो ज़रूर सुनिएगा। बाकी ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।